Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study the central potential. सेंट्रल पोटेंशियल में हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्पिनलेस पार्टिकल है विच इज हैविंग द मास m और वो मूव कर रहा है सेंट्रल पोटेंशियल या स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल में। सेंट्रल पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो ये वो पोटेंशियल है जो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पार्टिकल की इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन। तो ये ऐसे ही जैसे अगर आप एक हाइड्रोजन एटम लें और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की बात करें और आप देखें कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर किस किस्म का जो है वो पोटेंशियल एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली वो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में अरेंज है। और ये जो ऑर्बिट्स है ना इनको हम पता चलाते हैं इनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के थ्रू। और क्योंकि ये रोटेट कर रहे हैं तो हम इसका रोटेशनल और जो पार्ट होगा या रोटेशनल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो लेंगे। तो उस सिलसिले में हमें इनकी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वाली वैल्यूज लेनी पड़ेंगी और फिर हम देखेंगे कि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्यों जरूरी है। ये इसलिए नेसेसरी है क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि ये वहाँ यहाँ पर वो पोटेंशियल से एग्जिस्ट कर रहे हैं जो इनको बाउंड रखे हुए हैं। और बाउंड रखने के लिए क्या है कि सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस आपके पास पॉजिटिव चार्जेस उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है तो वो इसको अट्रैक्ट करता है। तो ये बेसिकली कोलम्बिक जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल है वो होता है इसमें और इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल्स वो होते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब करीबी स्टेट्स में होते हैं जिनको हम बाउंड स्टेट्स कहते हैं तो वो उनके ऊपर पोटेंशियल ज्यादा होता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं यानी किसी हायर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से किसी हायर ऑर्बिट में मौजूद होते हैं वहां पर जो पोटेंशियल है वो कम होता है और कम पोटेंशियल होने की वजह से वो समवट फ्री फील करते हैं और इसलिए वो इजीली इस बहुत कम एनर्जी के साथ इस एटम में से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हम इसमें देखेंगे कि बेसिकली सेंट्रल पोटेंशियल क्या होता है, किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है और अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज बढ़ती जाएं यानी ऑर्बिट दूर होते जाएं तो फिर क्या होगा। तो जो फोर्स ऑन क्लासिकल पार्टिकल पर जो लगती है सेंट्रल पोटेंशियल में उसको हम माइनस डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन जो है ना ये डिपेंड कर रहा है कि ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होती है और जैसे जैसे आप पोटेंशियल आर की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं तो ये फोर्स भी डिक्रीज होती जाती है और पोटेंशियल भी डिक्रीज होता जाता है। तो टॉर्क जो है इस केस में अगर आपके पास सर्कुलर वो मूव कर रहा है तो वो आर क्रॉस एफ से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये यहाँ पर जीरो है। और इस वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी से रिप्रेजेंट करेंगे। जब टॉर्क जीरो होगा तो एल विल बी द कांस्टेंट ऑफ मोशन क्योंकि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क जीरो हो गया तो फिर एल कांस्टेंट ऑफ मोशन बन जाता है। तो ट्रेजेक्टरी जो है पार्टिकल की यानी जो उसकी डायरेक्शन है मूवमेंट की इट लाइज इन द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन में से जो प्लेन पास कर रहा है उसके ऊपर इसकी हमें ट्रेजेक्ट्री या पाथ मिलेगा। तो क्लासिकल एनर्जी जो है वो होती है पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस v के बराबर। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी आ गई। क्वांटम मैकेनिकली ये टोटल एनर्जी हैमिल्टोनियन की शक्ल में हमें नजर आती है। तो ये हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर आ जाएगा क्योंकि जो पार्टिकल है वो हमारा वो रोटेशनल मोशन में है। तो हम अब जो लप्लासियन है इसकी भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू लेंगे और हम एक्स वाई जेड को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक्स जो है वो आर साइन थीटा कॉस फाई इस फॉर्म में होता है, इसी तरीके से वाई भी ऐसे ही और जेड जो है आर कॉस थीटा के फॉर्म में होता है। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक पार्टिकल की जो कि किसी सेंटर ऑफ पोटेंशियल में मूव कर रहा है वो क्या होगी, एच साई विल बी इक्वल टू ई साई। एच की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर साई और ई आर साई। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लप्लासियन की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो डेल स्क्वायर साई की वैल्यू हमें 1 ओवर आर स्क्वायर कर ली ओवर कर ली आर स्क्वायर कर ली साई ओवर कर ली आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर 1 ओवर साइन थीटा कर ली ओवर कर ली थीटा साइन थीटा कर ली साई ओवर कर ली थीटा प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा कर ली स्क्वायर साई ओवर कर ली स्क्वायर फाई की फॉर्म में मिलता है। यानी आर वाला कंपोनेंट, थीटा वाला कंपोनेंट और फाई वाला कंपोनेंट। और इस तरीके से डेल की वैल्यू है और उसका हमने लिया हुआ है स्क्वायर। तो अब एल स्क्वायर साई जब हम लेते हैं तो इसका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू आती है वो हमें मिलती है माइनस एच पर स्क्वायर और ये वाली इस टर्म में आ जाती है।
तो अगर हम एल स्क्वायर साई ओवर एच कट स्क्वायर माइनस को लें तो वो हमें 1/sin थीटा कर्ली ओवर कर्ली थीटा साइन थीटा कर्ली साई ओवर कर्ली थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली स्क्वायर फाई की फॉर्म में मिलता है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में ये जो टर्म है इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास आई है, यानी माइनस एल स्क्वायर साई ओवर एच कट स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा, इक्वेशन हमें मिल जाएगी डेल स्क्वायर साई विल बी इक्वल टू 1/r स्क्वायर कर्ली ओवर कर्ली r स्क्वायर कर्ली साई ओवर कर्ली r माइनस 1/r स्क्वायर एल स्क्वायर साई ओवर एच कट स्क्वायर, यानी सारी इक्वेशन हमें रेडियल पार्ट में मिल गई है। अब हमारे पास इसमें थीटा और फाई वाला कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं है। हम इस इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, यानी हम डेल स्क्वायर साई की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m 1/r स्क्वायर कर्ली ओवर कर्ली r स्क्वायर कर्ली साई ओवर कर्ली r माइनस 1/r स्क्वायर एल स्क्वायर साई ओवर एच कट स्क्वायर प्लस वी आर साई r इज इक्वल टू ई साई। इस इक्वेशन को थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करके लिखते हैं हम। तो हमारे पास एच कट स्क्वायर ओवर 2m को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m को, तो हमें कुछ इस फॉर्म में रिजल्ट मिल जाता है। जो फर्स्ट टर्म है इस इक्वेशन में, यानी दिस एच कट स्क्वायर ओवर 2m 1/r स्क्वायर कर्ली ओवर कर्ली r स्क्वायर कर्ली साई ओवर सॉरी कर्ली ओवर कर्ली r, ये हमारे पास है रेडियल काइनेटिक एनर्जी जिसको हम p स्क्वायर ओवर 2m लिख सकते हैं। जो सेकंड टर्म है 1/2mr स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हमारे पास है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसमें जो mr स्क्वायर है ये रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये रोटेशन की वजह से है तो इसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। mr स्क्वायर जो है यहाँ पर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और l स्क्वायर जो है दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन r, ये बल्कि जो है इट कम्यूट्स विद दिस v, और इसके अलावा ये रेडियल काइनेटिक एनर्जी के साथ भी कम्यूट करता है, इसके अलावा ये हैमिल्टोनियन के साथ भी कम्यूट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एल स्क्वायर और एल जेड दोनों ही कम्यूट करते हैं। अच्छा जी, अब एच एल स्क्वायर और एल जेड क्योंकि म्यूचुअली कम्यूट कर रहे हैं, एच और एल स्क्वायर को हम जीरो कह सकते हैं कम्यूटिंग ब्रैकेट को, तो इसका मतलब है इनके आइगन फंक्शंस भी कॉमन ही होंगे। तो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस एल स्क्वायर और एल जेड के स्फेरिकल हार्मोनिक्स की फॉर्म में आते हैं, और ये आइगन वैल्यू इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जो स्फेरिकल आइगन फंक्शंस हैं उनको हम वाई एल एम थीटा फाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एल स्क्वायर वाई एल एम विल गिव अस द आइगन वैल्यू एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर। इसी तरीके से एल जेड जब इसके ऊपर अप्लाई होता है तो हमें एम एच कट की फॉर्म में मिलता है, और एम की जो वैल्यूज है -1 से लेके 1 तक होती हैं, या -2 से मतलब 2 तक भी हो सकती है, मतलब -n से n तक होती हैं। तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन जो है इट इज द सम ऑफ रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। तो वेव फंक्शन जो है हमारे पास उसको हम जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू आर एन एल विच इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन आर एंड फाई एल एम विच डिपेंड्स अपॉन थीटा एंड फाई, जो एंगुलर कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स इज द एंगुलर पार्ट, और ये जो आर है ये रेडियल पार्ट है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मूविंग द सेंटर पोटेंशियल is conserved as it commutes with Hamiltonian, क्योंकि L जो है वो कम्यूट कर रहा है हैमिल्टोनियन से तो वो कंजर्व्ड है। हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि हर वो क्वांटिटी जिसकी हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करती है जो वो कंजर्व्ड होती है। तो अब हम इन साई की वैल्यूज को जो रेडियल और स्फेरिकल हार्मोनिक्स की फॉर्म में है उनको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, दैट इज दिस इक्वेशन। साई की वैल्यू को हमने पुट कर दी। जब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो वी विल गेट minus h cut square over 2m 1/r square and this thing r and y। इसी तरीके से r और y की फॉर्म में हमारे पास r और y की फॉर्म में इसमें हमने लिख लिया है। अब हमने जो v साइड पर था उसको दूसरी साइड पर ले गए हैं, थोड़ा रीअरेंज भी किया है इक्वेशन को, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में कुछ इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से क्योंकि जितनी भी हमारे पास ये कर्ली वाली थिंग्स हैं ये सारी आर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो आर वाले हैं, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमने कर लिया हुआ है, तो हम इसको टोटली डी बाई डी आर लिख सकते हैं क्योंकि वाई एल एम पर या थीटा और फाई पे ही डिपेंडेंट नहीं है। तो हम वाई एल एम थीटा फाई ओवर आर स्क्वायर को लिखते हैं, फिर डी बाई डी आर और दिस आर स्क्वायर डी बाई डी आर, और साथ में ये आर आ जाएगा। सिमिलरली
यहाँ हम 2m/h स्क्वायर स्क्वायर से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा जी 2m/h स्क्वायर स्क्वायर e माइनस वी, और दिस थिंग हम इसको इस साइड पर ले जाकर तो ऐड कर देते हैं, विच इज इक्वल टू r and y एंड देन l स्क्वायर है, और 2m/h स्क्वायर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो 2 और 2m से कैंसिल आउट हो गया है, और हमारे पास रह गया है r l स्क्वायर y lm ओवर r स्क्वायर h स्क्वायर। अब हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं r स्क्वायर ओवर r और y से, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की आ जाती है, 1/r d/dr r स्क्वायर dr/dr प्लस 2m r स्क्वायर h स्क्वायर e माइनस r विच इज इक्वल टू l स्क्वायर y ओवर h स्क्वायर y। इस l स्क्वायर y और इसको हम कह देते हैं कि दिस इज इक्वल टू y लैम्डा कांस्टेंट, और यहाँ से हमारे पास l स्क्वायर y विल बी इक्वल टू लैम्डा h स्क्वायर y lm के बराबर हो जाता है। अब l स्क्वायर जो है यहाँ पर इसको जब अप्लाई करते हैं हम वेव फंक्शन पर, तो हमें जो आइगन वैल्यू मिलती है दैट इज l प्लस 1 h स्क्वायर। तो इन इक्वेशंस को 7 और 8 को हम कंपेयर कर देते हैं, तो हमारे पास लैम्डा h स्क्वायर y lm और l प्लस 1 h स्क्वायर बनता है, और लैम्डा की वैल्यू l प्लस 1 के इक्वल हम लिख सकते हैं। L की वैल्यू 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकती हैं, और इसी तरीके से m की वैल्यू -l से पॉजिटिव l तक होंगी। और अब हम इक्वेशन नंबर 7 को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। ये इक्वेशन नंबर 5 जो हमारे पास मौजूद है, इसमें हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 7, यानी हम l स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम इसको पुट करेंगे, तो हमारे पास बनेगा जी 1/r d/dr r स्क्वायर dr/dr एंड देन प्लस 2m r स्क्वायर ओवर h स्क्वायर e माइनस v, और ये वाली जो टर्म थी साथ में, इसकी जगह पर हमारे पास l स्क्वायर की वैल्यू जो हमने लिखी, तो l प्लस 1 h स्क्वायर आया। तो हम यहाँ पर h स्क्वायर और h स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ हमारे पास बच गया जी l प्लस 1। तो l प्लस 1 को जब हमने इस टर्म के साथ इसमें ऐड किया है, तो इस साइड पे ले जाके तो ये माइनस हो गया है, और जब हम पूरे के बाय 2m r स्क्वायर ओवर h स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, तो l प्लस 1 के साथ हमारे पास टर्म आएगी h स्क्वायर ओवर 2m r स्क्वायर होल इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 में पुट किया है। अब हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं r nl ओवर r स्क्वायर से, तो हमारे पास जो चीज़ बचती है वो बनती है 1/r स्क्वायर d/dr r स्क्वायर dr ओवर dr, और यहाँ पर बन जाता है 2m ओवर h स्क्वायर। r से कैंसिल हो जाएगा, जबकि साथ में r आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, रेडियल इक्वेशन है सेंट्रल पोटेंशियल की, जो हमें देती है एनर्जी लेवल्स ऑफ द सिस्टम। तो जो एनर्जी ई आर है, ये है हमारे पास 12 प्लस 1 वोल्ट डी जनरेट, और दिस इज ड्यू टू द फैक्ट क्योंकि हमारे पास एल की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमारे पास डी जनरेट एन 2l प्लस 1 वोल्ट डी जनरेट है। 2l प्लस 1 डिफरेंट आइगन फंक्शंस हैं हमारे पास, क्योंकि m की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 से प्लस माइनस l तक आती है, और साई की वैल्यूज फिर उसी हिसाब से हमारे पास आ जाएंगी l माइनस l और माइनस l प्लस 1 माइनस l प्लस 2, और ऐसे 0 पर जाते हुए और फिर आपके पास नेक्स्ट आपको नजर आती है। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आइगन एनर्जी है उसको हम यूज कर सकते हैं, यानी आर एन एल विल बी इक्वल टू यू एन एल आर डिवाइडेड बाय आर। ये हमारे पास आर एन एल की वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। अब हम डी आर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा जी -1/r स्क्वायर यू एन एल प्लस 1/r डी यू ओवर डी एल, यानी इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। एक दफा डेरिवेटिव 1/r के करस्पॉन्डिंग आएगा और एक दफा यू के करस्पॉन्डिंग आएगा। अब हम आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास -u/n/l प्लस r du ओवर dr बनता है। हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास d/dr -u प्लस आर, और दिस फॉर्म आ जाती है -du/dr, और देन यहाँ पर आएगा हमारे पास du/dr, और देन आएगा r स्क्वायर du। एक दफा इसके ऊपर अप्लाई होगा तो dr/dr
1 हो जाएगा और डी ओवर डी आर आ जाएगा, और दूसरी दफा आर एज इट इज और डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई और हमारे पास बचा जी आर डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर, और हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को, तो हमारे पास आता है जी 1 ओवर आर डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी माइनस एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर ओवर 2m आर स्क्वायर और u ओवर r इज इक्वल टू 0। यहाँ से r जो है वो सारा कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में रह जाती है। अब यहाँ से हम एच कट स्क्वायर ओवर 2m से जब मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर प्लस ई यू माइनस वी प्लस एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर ओवर 2m आर स्क्वायर यू के बराबर आ जाती है इक्वेशन। और इसको अगर हम मजीद रीअरेंज करें तो इसकी कुछ फॉर्म बन जाती है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर प्लस v प्लस एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर ओवर 2m आर स्क्वायर यू एंड विच इज इक्वल टू ई यू, यानी हम ई यू को हमने इधर छोड़ा और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए हैं, या यू को दूसरी तरफ ले गए हैं और माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ से जो बचती है टर्म, अब अगर हम देखें तो ये जो टर्म है इसको हम वी इफेक्टिव कह सकते हैं, और इक्वेशन नंबर 12 इस फॉर्म में आ जाएगी। ये रेडियल पार्ट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फॉर अ पार्टिकल विद इफेक्टिव और सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम एटम के लिए, ड्यूट्रॉन, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारी एटम्स के लिए। तो ये जो सोल्यूशन है ये हमें एनर्जी लेवल्स देगा किसी भी सिस्टम के। ये इफेक्टिव या सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल जो है वो हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पर वी आर जो है दिस इज द सेंट्रल पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द कूलम अट्रैक्टिव पोटेंशियल, यानी न्यूक्लियस जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, वो उसकी वजह से जो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है वो ये सेंट्रल पोटेंशियल है, जिसको हम कूलम पोटेंशियल भी कह रहे हैं, विच इज ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो बाउंड करके रखना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। जबकि ये एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर ओवर 2 एम आर स्क्वायर जो है दिस इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल या रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से जो पोटेंशियल है, और ये एसोसिएटेड है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से, जैसे कि हमें नजर आ रहा है एल एल प्लस 1 के ऊपर। और ये है which tend to repel the particle away from the center। ये पार्टिकल्स को सेंटर से अवे ले जाना चाह रहा है, ये टूवर्ड्स है, ये अवे है, ये बाउंड रखना चाह रहा है, ये उनको मतलब मूव करवाना चाह रहा है, रिपेल कर रहा है। तो आइगन इक्वेशन जो है 12 वो हमें डिस्क्राइब कर रही है बाउंड स्टेट्स को, और इसमें जो वी आर पोटेंशियल है ये अट्रैक्टिव है, जबकि एल एल प्लस 1 जो है वो रिपल्सिव है। और ये फिगर हमें ये शो करिए कि जैसे जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है हमारे पास ये वाला पार्ट इंक्रीज होता जाता है, और फाइनली वी इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव साइड पर इंक्रीज करती जाती है। मतलब पहले ये हमें बाउंड स्टेट्स के लिए क्या होता है कि आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना वो नेगेटिव होती है, ये जैसे हमें नजर आ रही है, जब एल की वैल्यू 0 देखें ये नेगेटिव, फिर एल की 1 हुई ये मूव कर गया 2 3, और किसी हायर वैल्यू पर ये बिल्कुल ही पॉजिटिव साइड पर आ गया है। तो एल के इंक्रीज होने से जो डेप्थ है वी इफेक्टिव की वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब है कि ये मूव मिनिमाइज होता जाता है और फाइनली ये मूव अवे होता जाता है ओरिजिन से, और पार्टिकल लेस माउंट होता रहता है, और जैसे जैसे इसमें एल की वैल्यू बढ़ती रहती है या फिर ये ओरिजिन से दूर मूव करता रहता है। ये इस वजह से है कि जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होता है तो पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और उसकी सूरत में पार्टिकल जो है वो लेस बाउंड हो जाता है। आप ये देखेंगे ये हमारे पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर वी पोटेंशियल है, वाई एक्सिस पर जो है ना वो हमारे पास इफेक्टिव पोटेंशियल है, और हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे इफेक्टिव पोटेंशियल जो है ना एल की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, ये पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, और ये नेगेटिव रीजन से निकलकर पॉजिटिव साइड पर आती जा रही है। तो पॉजिटिव साइड पर जब आता है तो इसका मतलब है कि ये लेस बाउंड है, क्योंकि जहां पर भी नेगेटिव साइन होगा ना उसका मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है और वो ज्यादा बाउंड है। तो अट्रैक्टिव जब एल की वैल्यू 0 होगी तो सारा का सारा अट्रैक्टिव होगा, लेकिन जैसे जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज है रिपल्शन वाला पार्ट जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, और पार्टिकल जो है वो अवे मूव करते जा रहे हैं। और वैसे भी ये फैक्ट है कि हमने कहा कि जब हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे तो जो बिल्कुल आखिरी ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की पुल कम होती है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस या सेंट्रल पोटेंशियल कम होगा, और फाइनली जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा होंगी, और अब वो जो पार्टिकल्स हैं दे कैन गेट इजीली आउट ऑफ द एटम।